भ्यूताई, आप आई साहिब पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं? संसार में प्रत्येक माता पिता अपनी पुत्री के संबंध करने से पूर्व लड़की की परिवार की मान मर्यादा, आर्थिक स्थिति देखते हैं। ऐसा करने से संबंध सौदा नहीं बन जाता है। हमारे विवाह भी ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में हम भी प्रसन्न नहीं थे, पर आई साहिब ने आपको इस परिवार का भाग बनाने का पूरा प्रयास किया था, वही नहीं? मैंने तो ये तक कह दिया था कि वो आपको अपनी बेटी से अधिक प्रेम करेंगे। आपको तो सास जैसी माँ मिली है, कुछ को तो माँ भी सास जैसी मिलती है। आपको तो अपने ससुराल में इतना प्रेम मिलता है कि आपको अपनी मायके की याद तक नहीं आती। संसार में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है भ्यूताई जिसे अपने मायके की याद नहीं आती होगी। हमने जानबूझकर अपने मायके और आई बाबा से दूरी बना के रखी है, क्योंकि एक पौधे की जड़ें दो मिट्टियों में नहीं रह सकती। भ्यूताई, अगर आप अपना पूर्ण ध्यान अपने पति पे देंगी तो संभव है कि सारी समस्याएं स्वयं मिट जाए। आप बहुत भाग्यशाली है भ्यूताई कि आपके पति आपके साथ होते हैं। हमारा जीवन तो राव की प्रतीक्षा बन के रह गया है। रकमा के पास चिमाजी अप्पा के पत्र आते हैं, वो पढ़ के उनका समय कट जाता है, पर हमारे पास मात्र उनकी याद रहती है, वो भी आंसुओं से धुंधलाई हुई। हमें तो ऐसा लगता है उन्हें हमारी याद आती ही नहीं है। इस झूठे से क्या पूछ रहे हैं आप बाजीराव? एक झूठे की किसी भी बात का क्या विश्वास? इनका बस चले तो ये हमारी तरफ या पंत की तरफ इशारा करके कह देंगे कि आपको पेशवा बनने से रोकने के लिए हमने सारा षड्यंत्र रचा। महाराज, यही सत्य है महाराज। गंगाधर जी और पंत जी ने मिलकर ही ये षड्यंत्र रचा था। धूर्त है आप मोहन राव, आप धूर्त हैं, कलयुग के शकुनी हैं आप। हमें पहले से पता था कि स्वर्गीय पेशवा साहब के सम्मान समारोह में जो बाजीराव ने आपका अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए आप झूठ कहेंगे। फिर भी हम चाहते थे कि आप अपना पक्ष स्वयं महाराज के सामने रखें, इसलिए हमने आपको दरबार में आने दिया, क्योंकि हमें पता था कि बाजीराव अपने पिता पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत सिद्ध करेंगे, और उन्होंने यही किया। बाजीराव ने इस दरबार में अपने पिता के सम्मान की रक्षा की है। वो एक आदर्श पुत्र हैं। हम उन्हें नमन करते हैं। किंतु महाराज, इस सत्य से ये सत्य नहीं बदलता कि स्वर्गीय बालाजी ने अपने अनुभवहीनता के चलते कुछ निर्णय ऐसे लिए जिनका मूल्य हमारी जनता को आज चुकाना पड़ेगा। उनकी असमय मृत्यु के कारण जनमानस में संतोष और असुरक्षा की भावना घर कर गई है। संभवतः यही वो असुरक्षा की भावना है जिसके कारण स्वयं उनके परिवार के लोग उनके विरुद्ध हो गए हैं। महाराज, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, ऋण शेष शेषाचग्नियाग्र व्याधिशेष स्थिति च पुनश्च वृद्धेत यथा समत न वेक्षेत। महाराज, ऋण, रोग और अग्नि को यदि बढ़ने दिया जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इस ऋण को शीघ्र चुकाना आवश्यक है, अन्यथा जनमानस में असंतोष पैदा होगा और वो शासन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा गंगाधर जी।
मेरे बाबा ने हर निर्णय आम व्यक्ति का भला बुरा सोचकर ही लिया था शाहू महाराज जी। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों से बहुत सारा ऋण लेने की जगह बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा ऋण लिया। ठीक ऐसे ही जैसे बाग में मधुमक्खी हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, फूल भी नहीं मुरझाते और शहद भी बन जाता है। पंत और गंगाधर जी ने समस्या पर जितना ध्यान दिया, यदि उसका 1% भी ध्यान समाधान पर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आग पानी से बुझती है, आग आग शोर मचाने से नहीं। और जहां तक मेरा विचार है, जनता अपने होने वाले पेशवा से शोर मचाने की नहीं, आग बुझाने की अपेक्षा रखती है। है ना? आप हमेशा मेरे भाव में कमियां देखती रहती मायने। आपने कभी नहीं देखा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। वो सब करते बस जताते नहीं है। आप उनकी प्रतीक्षा कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया कि चाहे वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, वो लौट कर अवश्य आप ही के पास आएंगे। बहनी, आपके सम्मान के लिए भाव ने मोहन राव को अपने मित्रों का अपमान भी क्षमा कर दिया। मेरे भाव जैसा पति संसार में किसी को भी नहीं मिला, मुझे तो बिल्कुल नहीं। शांत हो जाइए दोनों। भीऊ भाई, अपने भाग्य से लड़ती रहेंगी तो भाग्य आपसे लड़ता रहेगा। अब भाग्य से लड़ना छोड़िए और अपनी बहनी से भी। दूसरों की गृहस्थी में मत झांकिए, अपनी गृहस्थी संभालिए। दरबार हो या दाम्पत्य, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा है, पर आप भूल रही हैं कि दूसरों से सम्मान उसे ही मिलता है जिसके पास आत्मसम्मान हो। और आज आपके कारण, आपकी इस राजनीति के कारण मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बाजीराव, आप बचपन से लेके आज तक एक अद्वितीय योद्धा रहे हैं। सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में आप और आपके पिता के प्रति एक विशेष स्थान है। हम आपके गुण जानते हैं तो हम आपकी कमियां भी जानते हैं बाजीराव। आंधी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को वो बाधा समझकर उड़ा देती है। और आप एक आंधी है बाजीराव, और ये आंधी चलती है तो कई नियम, कई परंपराएं उड़ जाती है। इसी कारण हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पेशवा पद के लिए आप कच्चे तो नहीं। गंगाधर जी, निस्संदेह आप आयु, ज्ञान और अनुभव में बाजीराव से वृद्ध हैं। इसी कारण हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि पेशवा पद के लिए कहीं आप अतिवृद्ध तो नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि पेशवा पद के लिए कल सुबह जनता के समक्ष दरबार में बाजीराव और गंगाधर जी के बीच में कसौटी होगी। जो भी इस कसौटी में खरा उतरेगा वही इस साम्राज्य का भावी पेशवा होगा।
आज की सभा यही बर्खास्त होती है। सब कैसे हुआ मस्तानी? हम कुछ नहीं जानते। हमने मस्तानी से ही अनजान बनकर पूछने का नाटक क्या कर रही हैं सुरैया बेगम? आखिर ये सब आप दोनों ने मिलकर ही तो किया है। रानी साहब ये सब क्या कह रही है? वो हमारे पिता है। और आज तक आपको उनकी पुत्री होने का सम्मान नहीं मिला और ना ही आपकी अम्मी को एक रानी की जगह मिली। बचपन से लेकर आज तक आप और आपकी अम्मी इस अपमान की अग्नि में जलती रही मस्तानी, और वर्षों से अपने अंदर विष पाल रही थी। और जब पिताजी ने आपको हमारे ऊपर शस्त्र ताने हुए देख लिया तो आपने सारा विष उगल दिया। आपका दिया प्रसाद खाते ही महाराज की स्थिति बिगड़ गई। आपने अपने पिता ही नहीं, बुंदेलखंड के महाराज की हत्या करने का प्रयास किया है मस्तानी। इसका दंड आपको और आपकी माँ को अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ झूठ है। हमने अपने पिता को जहर नहीं दिया है। सिपाहियों, मस्तानी और उसकी अम्मी को तब तक नजरबंद रखा जाए जब तक महाराज की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। रानी साहब ऐसे मत कीजिए, मस्तानी बेकसूर है। इन्हें लेकर जाओ। इस विवाह में मुझे किन कसौटियों से गुजरना पड़ा है कि मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। क्या मतलब भी होता है? और सदा कहते हैं कि अत्याचार करना जितना बुरा है उतना ही बुरा अत्याचार सहना भी। लेकिन बस अब मैं और नहीं सहूंगी। मैंने निर्णय ले लिया कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाव मेरे निर्णय का समर्थन करेंगे। ताई, हम जानते हैं आप इस समय जावाई बापू से ही नहीं, आई साहिब और ताई साहिब से भी रूठी हैं, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय क्रोध में लेना उचित नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। भाव ने तो स्वयं मुझे समस्याओं से लड़ना सिखाया, भागना नहीं। पर अब मैं थक चुकी हूँ बहनी। आई साहब भले मेरे दुख को ना समझे, पर उन्हें मेरे हट को समझना होगा। मैं भी तो देखूं कि आई कब तक मेरे लिए अपना प्रेम नहीं दिखाती। गोटिया काय हिंसक माणूस कसा काय? यहाँ क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है इतनी उथल पुथल में राधा काकू शांत बैठेंगी? उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं यहाँ की पल पल की जानकारी उन्हें भेजता रहूं। तेरा गोटिया काकू का गुप्तचर बनकर आया बाजी। आई साहिब, तो फिर उन्हें समाचार भिजवा दीजिए कि वे अपना मन पक्का कर लें, क्योंकि कल दरबार में साहू महाराज की कसौटी पर उनके सुपुत्र श्री बाजीराव हमसे हारने वाले हैं। शिव 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 गंगाधर जी, हारने वाले व्यक्तियों का इस तरह से उपहास नहीं करना चाहिए। उनके प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। अन्यथा ना नहीं, हमारी बात का मर्म मात्र इतना था कि आपकी आई साहेब कदाचित आपकी हार से विचलित ना हो जाए। गंगाधर जी, हमारे भाऊ 12 साल के थे जब उनका डर निकालने के लिए हमारे आई साहब ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया था।
जो आई अपने बच्चे को मौत से लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती, वो इस छोटे से कसौटी से कैसे विचलित होगी? इसलिए आप अपनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। पेशवाई संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं। वृद्ध को दूसरे की आयु का नहीं, अपनी जलवायु का ध्यान रखना चाहिए। पंत जी, पेशवाई संभालना आपके लिए खेल होगा, मेरे लिए मेरा कर्तव्य है पंत, जिसे निभाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई साहब, भीऊ ताई ने आपसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद आप शांत कैसे रह सकती है? जब आपकी संतान होगी आप खुद समझ जाएंगी। बच्चे जब दुखी होते हैं तो रोते भी माँ के सामने हैं और झगड़ते भी माँ से ही हैं। आपको बुरा नहीं लगा? बुरा संसार की बात का लगता है, अपनी संतान की बात का नहीं। संतान जब चल नहीं सकती तो माँ की गोद में रहती है। जब माँ की गोद से उतर भी जाती है तब भी माँ के दिल से नहीं उतरती। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई साहब? प्रणाम भाई साहब, मैं सतारा से गोटिया जी का संदेश लाया हूँ कि पेशवा पद के लिए गंगाधर जी और बाजीराव जी के बीच एक कसौटी होगी और जो इस कसौटी पे खरा उतरेगा वही पेशवा पद का अधिकारी होगा। हाय साहब, अब क्या होगा? आप अपने पति को नहीं जानती वहीनी, पर मैं अपने भाव को अच्छे तरीके से जानती हूँ। संसार की ऐसी कोई कसौटी नहीं जिस पर मेरे भाव खरे ना उतर सके। भीऊ ताई, आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि हम अपने पति को नहीं जानते? हमेशा उनके और हमारे संबंध में कमियां क्यों ढूंढती रहती है? शांत! राहु के विजय की प्रार्थना करने के बजाय आप दोनों अपने छोटे झगड़ों में उलझी हुई हैं। आप लोग गंगाधर जी को नहीं जानते। वो एक अत्यंत ही चतुर राजनीतिज्ञ है। पेशवाई पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तलवार को तो काटने के लिए पास आना होता है, लेकिन रूप तो दूर से ही हृदय को काट डालता है। बाजीराव को कल दरबार में पहुंचने से रोकने के लिए मात्र तुम्हारा रूप काम नहीं आएगा। आप भूल कर रहे हैं गंगाधर जी, डंक बिच्छू मारता है, तितली नहीं। बाजीराव संसार का वो योद्धा है जो हवा की सरसराहट से तीर पहचान लेता है। उस तक तीर पहुंचाना है तो तीर को फूल में लपेट कर ही मारना होगा। बाजीराव संसार का सबसे बड़ा वीर है, किंतु है तो पुरुष ही। तुम्हारा रूप चाहे एक पल के लिए ही उसका ध्यान भटकाएगा अवश्य, और बस उसी पल तुम वार करोगी। कल जब बाजीराव दरबार पहुंचे तो उसके चेहरे पर वीरता नहीं, विलासता दिखनी चाहिए, ताकि शाहू महाराज एक नजर में ही भांप जाएं कि बाजीराव ने रात भर कसौटी पर नहीं, तुम पर ध्यान दिया है। वाह गंगाधर जी वाह।
चतुर की चतुराई ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु आपको विश्वास है कि ये मंदाकिनी आपका काम कर पाएगी? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाजीराव में केवल वीरता नहीं, उसमें बुद्धि भी है और विवेक भी। जैसे वन के पुष्प को मुरझा देती धूप, बुद्धि विवेक को वैसे ही खा जाता है रूप। सरकार, सरकार, मेरे बच्चों को बचा लीजिए सरकार। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? दरोडेखोरों ने चेतावनी दी है, यदि गांव के सारे बालकों को उन्हें ना सौंपा गया तो वो पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। तो हमारे पास क्यों आई हो? हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हें सहायता चाहिए तो कोतवाल के पास जाओ। हमारे पास कल सुबह आना जब हम पेशवा बन चुके होंगे। लेकिन मेरे बच्चे क्या रोना धोना लगा रखा है? चलो जाओ यहाँ से, हम बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक वार्ता में हैं। बाजीराव, कल तुम कसौटी ही नहीं हारोगे, अपने परिवार का गर्व भी हारोगे। वहीं पर रख दीजिए और जाइए। देवी, कुछ कहा मैंने आपसे? जाइए यहाँ से। अब कल की कसौटी को लेकर बहुत परेशान लग रहे हैं और मेरे होते ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगता। वीर होकर भी रूप के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं आप। वीरता के साथ मर्यादा और रूप के साथ लज्जा ना हो तो दोनों अर्थहीन होते हैं देवी। मेरे संस्कार एक नारी का अपमान करने से मुझे रोक रहे हैं। इससे पहले कि आपको कुछ और कह दूं, मैं स्वयं इस कक्ष से निकल जाता हूँ। ये तो दिन के संस्कार होते हैं ना बाजीराव, रात के तो कुछ अलग ही होते हैं। संस्कार वस्त्र की तरह नहीं होते कि जब मन चाहा उसे बदल दिया। हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। मंदाकिनी के तट तक आएंगे और बिना स्नान किए चले जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, आज मराठी साम्राज्य के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज शाहू जी की कसौटी के जरिए नया पेशवा चुना जाएगा। क्या होगी शाहू जी की कसौटी और कौन उस पे खरा उतरकर बनेगा नया पेशवा? मैंने सब तैयारी कर ली है मल्हार। महल के मुख्य द्वार पर एक तेज घुड़सवार को तैनात किया है। जैसे ही शाहू जी महाराज बाजी को पेशवा घोषित करेंगे, मैं बाहर जाकर ये केसरिया झंडा लहराकर उसे संकेत दूंगा और वो ये खुशखबरी तोड़कर पूरे सासवड़ में सुना देगा। और यदि बाजीराव ये चुनौती हार गए तो? आबा जी, बाजीराव और हार एक वाक्य में नहीं आते। परंतु बाजीराव है कहाँ? न तो बाजीराव कहीं नजर आ रहा है और ना ही चिमा जी। कम से कम आज तो उन्हें नियम का पालन कर समय पर आना चाहिए था। उनके कारण हमने अपने व्यापारी मित्रों से शत्रुता मोल ली है। यदि वो अपनी लापरवाही के कारण हार गए तो मात्र वो ही नहीं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमने सब जगह ढूंढ लिया है, पर ना ही कहीं बाजीराव का पता चला और ना ही चिमा जी का। हमारे गांवों की उम्र इतनी लंबी कैसे हो सकती है? वो सौतेले ही सही, लेकिन जगत राज तुम्हारे भाई हैं। तुम
हमसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? अपना बदला लेने के लिए उन्होंने अपने ही पिता को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ यही एक वजह तो नहीं हो सकती अम्मी, क्योंकि अगर भाईसा को हमसे बदला निकालना होता तो वो हमें जहर देते, पर उन्होंने पिताजी को जहर दिया है। इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है। कैसी चाल? वो तो हम नहीं जानते हैं अम्मी, पर अब जानना पड़ेगा, क्योंकि बात अब हमारे परिवार की नहीं, हमारे देश की है। होशियार क्षत्रिय कुलवंतस राजाधिराज छत्रपति श्री शाहू महाराज पधार रहे हैं। ये हिंसक मानुस अब तक आया क्यों नहीं? महाराज, बाजीराव अभी तक दरबार में उपस्थित नहीं है। प्रतीत होता है कि कसौटी में अपनी पराजय के भय से भाग गए। बाजीराव कसौटी से दूर नहीं, कसौटी की ओर भागते हैं। इस दरबार में ही नहीं, इस देश में बहुत से लोगों के लिए बाजीराव एक आशा की किरण है। इसलिए सूर्य की ये किरणें जब तक इस ढाल पर पड़ रही है, तब तक हम बाजीराव की प्रतीक्षा करेंगे। और तब तक यदि बाजीराव दरबार में उपस्थित न हुए तो गंगाधर जी को विजेता घोषित किया जाएगा। अब महाराज की स्थिति कैसी है वैद्य जी? रानी साहब, अब सब कुछ समय के हाथ में है। विष ने बहुत गहरी मार की है। अब जब तक महाराज होश में नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना कठिन है। सब कुछ अगले 48 घंटों पर निर्भर है। हमें साहस नहीं हारना चाहिए। रानी साहब, ये औषधि महाराज को हर 2 घंटे में देती रहिएगा। जी। अच्छा, आज्ञा दीजिए। राजकुमार, 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 क्या हुआ? समाचार मिला है कि मस्तानी साहिबा द्वारा विवाह से इनकार करने के अपमान से अपमानित होकर राजा दुजेन के पिता ने मुगल सेनापति बंगस से हाथ मिला लिया है। बंगस के पास एक बहुत बड़ी मुगल सेना है। अगर इस समय उसने बुंदेलखंड पे आक्रमण कर दिया तो बुंदेलखंड को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये समाचार मस्तानी साहिबा को देना चाहिए। मंदाकिनी के तट तक आएंगे और बिना स्नान किए चले जाएंगे। भाऊ, क्या हुआ भाऊ? कुछ नहीं चला। आप ठीक तो है? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। काकू, ये क्या कर रही है आप? दरोडेखोरों ने मेरे गांव में आके चेतावनी दी है, यदि हमने कल सुबह तक गांव के सारे बालकों को उन्हें ना सौंपा तो वो सबको मार डालेंगे, पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, वो छोटे हैं, असहाय हैं,
उन्हें बचा लीजिए। आपका तीसरा बेटा ना छोटा है ना असहाय। निश्चिंत रहिए, अपने भाइयों पर आंच नहीं आने दूंगा। चलिए। भाऊ, हम इनके साथ अपनी सेना भेज सकते हैं। सेना की प्रतीक्षा करने का समय नहीं है चिम्मा जी। लेकिन बेटा, आप अकेले उनसे लड़ने के लिए तो पूरी सेना को भेजना चाहिए। बाजीराव अकेला एक सेना के बराबर है, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ। चलिए काकू। भाऊ, अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। चलिए माता। पिता के कंधे पर बैठकर युद्ध भूमि में जाना अलग बात है, किंतु स्वयं के दम पर कसौटी का सामना करना अलग बात है। लगता है बाजीराव को पिता की उंगली पकड़कर चलने की आदत हो गई थी, इसीलिए स्वयं को अकेला पाकर हार के भय से भाग खड़े हुए। काका, झुंड में बकरियां चलती हैं, शेर तो अकेला ही आता है। दरबार में बिना अनुमति के बोलने की अनुमति नहीं है। पर शाहू जी महाराज के दरबार में सत्य बोलने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती। और सत्य यह है, यदि बाजी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर उसका होना ज्यादा आवश्यक है। ये शिलाचूर मुझे मेरे काका दंडक ने दिया था। ये तब भी रक्त का प्यासा था और आज भी रक्त का प्यासा है। है ना शिलाचूर? मुझसे विद्रोह करने का विचार मन में लाने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम कद में भी छोटे हो और ताकत की आजमाइश तो बाद में पता चलेगी। कद में तो मैं तुझसे बड़ा हूं। पर ताकत का पता आजमाइश के बाद ही पता चलेगा। तू कौन है? जो भी है बचेगा नहीं। तुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कोई भी नशा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो मेरी नजर को मेरी मंजिल से, मेरे हाथ को मेरी तलवार से और मेरे दिल को मेरी मातृभूमि की रक्षा से हटा सके। तू है कौन? तू इन्हें नहीं पहचानता, लेकिन तेरा यह शीलाचूर पहचानता है ना शीलाचूर? तू तो पहचान गया होगा कि ये वही है जिन्होंने दंडक को दंड दिया था। बाजी? तो शीलाचूर ने तुझे वो कथा सुनाई। तूने कथा तो सुनी लेकिन सबक नहीं सीखा। भाऊ, अब कथा ऐसे लिखनी पड़ेगी कि कोई दरोडेखोर कभी ये सबक नहीं भूलेगा। और तुझे दिखाई नहीं देता मैं चिम्मा जी साहिब से बात कर रहा हूँ। क्या बात है चिम्मा जी साहब, क्या निशाना है आपका? अभी थोड़े अभ्यास की आवश्यकता और है चिम्मा।
तैयार हो जाइए भाऊ, युद्ध अभी शुरू ही होने वाला है। क्या पंडित जी इतने शास्त्र पढ़े पर ये नहीं सीखा, युद्ध तो सिर्फ वीर से किया जाता है, दुष्ट को केवल दंड दिया जाता है। खत्म कर दो इन्हें। मुझे क्षमा कर दो बाजी। जब दंडक से लड़ा था तो पापियों को मारना नहीं आता था, अब छोड़ना नहीं आता। बीच में बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सूतक के समय बाजीराव को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। 13वीं से पहले यदि कोई घर से बाहर जाता है तो ऐसे ही अपशगुन होते हैं। कोटिया भाव ने अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं भिजवाई? कहीं भाग्य हमसे सच में तो नहीं रूठ गया? जन्म भाग्य के हाथ होता है, मृत्यु समय के हाथ। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के हाथ में होता है। मेरे भाव जैसा वीर भाग्य का द्वार नहीं खटखटाता, ऐसे काम करता है कि द्वार स्वयं खुल जाए। जी भ्यूबाई सही कह रही है। हमें भाग्य पर विश्वास है, पर उससे भी ज्यादा विश्वास हमें अपने पुत्र पर है, क्योंकि वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप यज्ञ पुनः आरंभ कीजिए। जी। आप सभी की तरह हमें बाजीराव से अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने हम सबको निराश कर दिया, पर हमें प्रसन्नता है कि इस कसौटी को गंगाधर जी जैसे अनुभवी और नीति कुशल व्यक्ति ने जीता है। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि गंगाधर जी आज से हमारे नए
महाराज, आपके आदेश अनुसार आपके दिए गए समय पर ना पहुंच पाना ये मेरी भूल है। यदि इसके कारण आप मुझे इस कसौटी के लिए अयोग्य करार दे तो स्वीकार है मुझे। मेरे मन को इस बात का दुख होगा महाराज कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, परंतु एक सैनिक के कर्तव्य का पालन करने का गर्व है मुझे। किंतु बाजीराव, आपकी चाल कुछ और कह रही है। नशे से भरी आंखें बता रही हैं कि आपने कल रात कौन से कर्तव्य का पालन किया है। चंदा, हम जानते हैं हम तुम्हें बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजरने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि हमारी जगह तुम हो तो तुम्हारी जान पर बन आएगी। पर हम क्या करें? हमारा रिश्ता बहनों जैसा है, पर यहाँ बात देश की है। और चंदा, देश हर एक रिश्ते से बड़ा होता है। तुम हमारी मदद करोगी ना चंदा? चंदा को हमारे लिए खाना लाने की इजाज़त देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम इस एहसान की कीमत चुकाना जानते हैं। जब तक तुम खामोश रहोगे ऐसे ही कीमत मिलती रहेगी। शिव 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 महाराज, बाजीराव, आपने दरबार में इस अवस्था में आकर इस दरबार की मर्यादा और महाराज के विश्वास को खंडित किया है। मदिरापान के प्रभाव में जो स्वयं सीधा नहीं चल पा रहा, वो देश को कैसे चलाएगा महाराज? मदिरा प्राशन नहीं किया है भाव ने। महाराज, भाऊ को किसी ने नशीली दवाई पिलाई है। शिव 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 महाराज, वाह माझी वाह, चांगली गोष्ट है ना। देश के सबसे बड़े वीर को किसने विषैली औषध पिला दी और इन्हें पता भी नहीं चला। चलो मान लिया कि आपकी बातें सत्य है, और यदि ये सत्य है तो बहुत ही भयानक सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे छोटे से षड्यंत्र से नहीं बचा पाया
वो देश को षड्यंत्र से क्या बचाएगा? बाजीराव, हम आपके इस व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। महाराज, महाराज हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें महाराज से मिलना है, हमें जाने दीजिए। आने दो। महाराज, हमें नहीं पता पेशवा क्या होता है, उसे क्या करना होता है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर बाजीराव पेशवा बनना चाहते हैं तो उनसे अच्छा पेशवा और कोई नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी जान संकट में डालकर हमें दरोडेखोर से बचाया है। महाराज, गंगाधर जी को मात्र कसौटी की चिंता थी, लेकिन बाजीराव को हमारी चिंता थी। भाऊ, अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। बाजीराव हमारे नायक है, नेता है और पेशवा है। गंगाधर जी, क्या आपको अब भी लगता है कि बाजीराव को किसी कसौटी पर परखने की आवश्यकता है? पर महाराज, कसौटी अभी हुई कहां है? यही तो कसौटी थी। आपके गांव के किसी भी बच्चे को खरोच तक नहीं आएगी, यह वादा है हमारा आपसे। और भविष्य में किसी भी मां को यह दुख न सहना पड़े, इसलिए सही व्यक्ति का चयन करने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप गंगाधर जी और बाजीराव के पास अपनी समस्या लेकर जाइए, और हाँ, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हमने आपको भेजा है। जी। अनुभव समय से आ जाता है और राजनीति सीखने से आ जाती है, और किसी के लिए भी अपना पद, अपना जीवन दांव पर लगा देने की भावना सिखाई नहीं जाती। गंगाधर जी, हमने वर्षों पूर्व पेशवा बालाजी में ये गुण देखे थे। बालाजी, ये पद औरों के लिए पुरस्कार होगा, पर आपके लिए ये एक दायित्व है। आणि फिर कभी आप अपने दायित्व को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। और आज स्वयं से अपने कर्तव्य को ऊपर रखकर बाजीराव ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह स्वर्गीय बालाजी भट्ट के प्रतिबिंब हैं। पेशवा वही बन सकते हैं जिनका तन, मन, धन, जीवन राज्य के लिए समर्पित हो, और ऐसे उम्मीदवार केवल बाजीराव हैं। इसलिए हम बाजीराव बल्लाळ भट्ट को हमारा नया पेशवा घोषित करते हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय! पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय! पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय! पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय!
बच्चे की असली पाठशाला उसकी आई होती है। याद रखिए, संतान पतंग है तो आई डोर। डोर जिधर चाहेगी पतंग को उसी ओर जाना होगा। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और समर्थन नहीं होता तो राव पेशवा नहीं बन सकते थे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि पेशवा बाजीराव हमें वो सम्मान नहीं देंगे जो सम्मान कभी पेशवा बालाजी दिया करते थे। पेशवा बालाजी सबको साथ लेकर चलते थे और पेशवा बाजीराव सबसे आगे चलते हैं। भट्ट जी, सारथी रथ के आगे नहीं बैठेगा तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? पेशवा बाजीराव और आपकी सोच अलग है, पर आपका संकल्प तो एक ही है। जी। आप चिंता मत कीजिए। रही बात नए पेशवा साहेब के अपने पिता की 13वीं से पहले घर से बाहर जाने की भूल की, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो भी अनुष्ठान करना है उसकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। दान धर्म ये 2 शब्द एक साथ लिए जाते हैं। आप धर्म की चिंता कीजिए, दान की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। धर्म तो हम संभाल लेंगे भाई साहब, पर पेशवा साहेब का कर्म आपको ही संभालना होगा, क्योंकि पंत जैसा शत्रु उस पुराने रोग की तरह होता है जो थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है, किंतु समय आने पर उभरता अवश्य है। ये जलने की बदबू कैसे? ये धुआं कैसा? चलो। पिताजी आंखें खोलिए, पिताजी आंखें खोलिए। क्या हो रहा है? और ये धुआं कहां से आ रहा है? जी, हमने पूछा ये धुआं कहां से आ रहा है? आप इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हैं राजकुमार? लगता है नीम के पत्ते हैं। किसी ने मच्छर दूर करने के लिए जला दिए होंगे। और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना, महाराज के कक्ष के बाहर से एक पल के लिए भी नहीं हटना। आगे से ध्यान रहे। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपने प्राण दे देंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपको ठीक होना होगा, हमारे लिए, हमारी अम्मी के लिए, बुंदेलखंड के लिए। इससे घोर कलयुग क्या होगा पंत, जब बूढ़े बरगदों को पौधों की छाया तले रहना पड़े। 19 वर्ष का ये लड़का हम पर हुक्म चलाएगा। आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कुछ करेंगे या संसार त्याग कर भगत बन गए हैं? सिर्फ आंखें मूंदने से भगोला भगत नहीं बन जाता, वो तो सिर्फ मछली के असावधान होने की प्रतीक्षा करता, और हम भी वही कर रहे हैं। जैसे ये मछली असावधान हुई, हमारे जाल में फंस जाएगी। स्मरण रहे पंत, जाल में मछलियां फंसती हैं, मगरमच्छ नहीं। चतुर की चतुराई का जाल ये मगर तो काटने से रहा, बल्कि उसके बस में भी नहीं। आप देखते रहिए चतुर की चतुराई इस वीर की वीरता को कैसे काटती है।
से बाजीराव बल्लाळ भट्ट हमारे नए पेशवा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शाहूजी महाराज की जय, पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय, पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। मैं आदरणीय शाहूजी महाराज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पेशवा पद के योग्य माना। पेशवाई मेरे लिए मात्र पद नहीं, मेरा प्रयास है, मेरी जिद नहीं, जिम्मेदारी है जिसे मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। हमारे उत्तर में मुगल, दक्षिण में निजाम कमरुद्दीन जैसे प्रबल शत्रु है। राजनीति कहती है कि हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करनी होगी कि शत्रुओं का भय हमारे मन से मिट जाए, पर मैं कहता हूं कि हमें शत्रुओं पर ऐसा आक्रमण करना होगा कि वो इस देश से मिट जाए। हमें अपने मन में सावधानी नहीं, शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करना होगा। और यदि महादेव ने चाहा तो इस भय की शुरुआत अटक से होगी। जल्द ही अटक की दीवारों पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा। हर हर महादेव! श्रीमान, क्षमा चाहते हैं पर कसौटी जीतकर आप पेशवा तो बन गए, पर आपकी सोच अभी तक सैनिक की है। पेशवाई मात्र युद्ध लड़ने जीतने का गणित नहीं होता। पेशवाई एक राज्य का प्रशासन चलाने की कला होती है। पेशवा के हाथ में सदा तलवार नहीं रहती, तराजू भी रहता है। देश युद्धों से आगे नहीं बढ़ता, देश शांति से आगे बढ़ता है। आपने युद्ध करना सीख लिया, अब आप शांति स्थापित करना भी सीखिए। गंगाधर जी, शास्त्रों में कहा गया है कि कड़वी औषधि देने वाला वैद्य और कड़वी बातें करने वाला निंदक व्यक्ति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। आप मेरे भले के लिए ऐसी कड़वी बातें करते रहिए और मैं आपकी आलोचना को औषधि समझकर ग्रहण करता जाऊंगा। बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय, पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। महाराज, केवल गंगाधर ही नहीं, यहाँ कई लोग हैं जो इस 19 वर्षीय नवयुवक पर आपके विश्वास को गलत साबित करने की प्रतीक्षा में हैं। उनकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी ज्योतिया जी। हमने तो बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय बहुत पहले ही लिया था। ये कसौटी तो जनता को यह दिखाने के लिए थी कि जो निर्णय हमने लिया है वो सही है। योग्यता आयु की मोहताज नहीं होती है ज्योतिया जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाजीराव कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा विश्वास खंडित हो जाए।